डीएनए मित्रों, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 72 घंटे से नरसंहार चल रहा है। इन 72 घंटों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और पीओके के स्थानीय लोगों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने इन 72 घंटों में 150 से ज्यादा लोगों की हत्या की है। इसीलिए इसे हम नरसंहार कह रहे हैं। पीओके में अभी भी 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से कई गंभीर हालत में हैं, कभी भी दम तोड़ सकते हैं। मित्रों, हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कायर भी है और डायर भी है, लेकिन आज हम मानवाधिकार क्लब से पूछना चाहते हैं, इस बर्बर नरसंहार पर आप चुप क्यों नहीं हुए? भारत में होने वाली सामान्य घटना को बड़ा चढ़ाकर और नकारात्मक रूप से दिखाने वाले लोगों की जुबान खुल क्यों नहीं रही? पाकिस्तान के अत्याचार पर आंख और कान बंद क्यों कर लिए गए? क्या उन्हें नहीं दिख रहा जो लोग रोटी मांग रहे हैं उन्हें गोली मारी जा रही है? क्या उन्हें नहीं दिख रहा जो लोग बिजली मांग रहे हैं उन्हें घर में घुसकर मारा जा रहा है? क्या उन्हें पीओके में पाकिस्तानी फौज की बर्बरता पूर्वी पाकिस्तान में की गई बर्बरता की याद नहीं दिला रही है? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। मानवाधिकार के ग्लोबल ठेकेदार आखिर पीओके में मुनीर की क्रूरता पर क्यों नहीं बोल रहे? आज आप ये भी जानेंगे कि इस क्रूरता का जवाब पीओके के लोग किस तरह दे रहे हैं। आज आपको पता चलेगा पीओके में सबसे बड़ी बगावत को भारत किस तरह देख रहा है। लेकिन पहले आपको आज पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में फैले विद्रोह की तस्वीरें देखनी चाहिए, जो 72 घंटे से चल रहे नरसंहार के बाद और ज्यादा भड़क गया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के सभी शहरों मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, कोटली और भिम्बर, हर जगह आज पाकिस्तान के अत्याचारों और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर बुलाए गए बंद का जबरदस्त असर दिखा। न किसी शहर में दुकानें खुली, न वाहन चले। मीरपुर, रावलाकोट, कोटली और भिम्बर जैसे शहरों से हजारों की संख्या में निकले प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद के लिए कूच किया। ये गुस्सा बता रहा है अब पीओके किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से आजादी चाहता है। यही वजह है मुजफ्फराबाद कूच के लिए अलग अलग शहरों में इकट्ठे हुए लोगों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीधी गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस वीडियो में देखिए किस तरह पाकिस्तान के रेंजर्स सीधी फायरिंग कर रहे हैं और किस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। यह व्यक्ति पाकिस्तानी रेंजर्स के जुल्म से इतना परेशान है कि खुद को गोली मारने की बात कह रहा है। पीओके पूरी तरह से बंद है, वाहन नहीं चल रहे, लेकिन जिन लोगों को मुनीर की आतंकी सेना ने मार दिया उनके जनाजे में शामिल होने के लिए हजारों लोगों की भीड़ अपने वाहनों से निकली। अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग पाकिस्तान की फौज के जुल्मों से इतने ज्यादा नाराज हो चुके हैं कि मुनीर को पीओके में परमाणु बम गिराने का चैलेंज दे रहे हैं। मित्रों, अब आप जनता के आंदोलन और पाकिस्तानी फौज के अत्याचार के बीच की पूरी कहानी समझिए। पीओके के लोगों की कई वर्षों से चली आ रही मांगों को पाकिस्तान की सरकार नजरअंदाज कर रही है और ये मांगे कोई बड़ी नहीं थी, बुनियादी थी। इन्हें खाने के लिए आटा चाहिए, घर में रोशनी के लिए बिजली चाहिए और अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। लेकिन इनकी ये मांग इस्लामाबाद को कबूल नहीं है, जिसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सामाजिक संगठन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून को बंद, चक्का जाम और मुजफ्फराबाद कूच का ऐलान किया। इस आंदोलन से डरी पाकिस्तान की सरकार ने 14,000 रेंजर्स और पुलिस के जवानों को भेजकर पीओके में दमन शुरू करा दिया। आंदोलन का ऐलान करने वाली सिविल सोसाइटी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया। यानी जो संगठन पीओके के लोगों के लिए आटा और बिजली मांग रहा था, उसे शहबाज और मुनीर ने आतंकवादी बता दिया। मित्रों, इसके बाद घरों में घुसकर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। कई नेताओं की पाकिस्तान के रेंजर्स ने हत्या कर दी। ऐसे ही एक कार्यकर्ता शाहजेब के शव को लेकर लोग रावलाकोट में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। रावलाकोट की गोलाबारी में 11 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के रेंजर्स और पुलिस की गोली से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे 70 लोग घायल हो गए। इसके बाद पीओके में लोगों का गुस्सा भड़क गया। पाकिस्तान की सरकार और फौज की पूरी कोशिश किसी भी तरह 9 जून को होने वाले प्रदर्शन को रोकने की थी, लेकिन इस नरसंहार के बावजूद अपने लिए मूलभूत सुविधाएं मांग रहे पीओके के लोग पीछे नहीं हटे। मित्रों, पीओके के लोग पाकिस्तान की आतंकी सेना से कह रहे हैं, हम पर परमाणु बम फोड़ दो। सोचिए उनके गुस्से और निराशा का क्या आलम। इस वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, टूरिस्टों को बाहर निकाल दिया गया है, दमन करने के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है।
इंटरनेट और मोबाइल बंद होने से पीओके के अत्याचारों की पूरी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पीओके में 150 से ज्यादा लोगों की हत्या का दावा किया है। मारे गए लोगों में 19 बच्चे और 7 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर सरदार इनायत को पाकिस्तान की आतंकी सेना ने इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलियों से मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार करने वाले लोगों पर भी गोलियां चलाई गई हैं। मित्रों, इस वक्त पीओके में पाकिस्तान की आर्मी को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा है। ये गुस्सा सिर्फ पीओके में नहीं बल्कि लंदन तक दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन में रह रहे कश्मीरियों ने लंदन स्थित पाकिस्तानी दूतावास के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। लंदन से दुनिया को बताया गया पीओके में किस तरह नरसंहार किया जा रहा है और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आतंकी सेना और पाकिस्तान की मीडिया तीनों मिलकर दुनिया के सामने अलग अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। आज आपको सुनना चाहिए पाकिस्तान की सेना के लिए, पाकिस्तान की सरकार के लिए, पाकिस्तान की मीडिया के लिए पाकिस्तान के दूतावास के सामने लंदन में किस तरीके के नारे लगे। मित्रों, ऐसा पहली बार हो रहा है जब लंदन में पीओके का डायस्पोरा पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान के दूतावास के बाहर तक पहुंच गया। आप समझ सकते हैं पीओके में अत्याचार किस तरह सारी हदों को पार कर गया होगा। मित्रों, इस बार तो ब्रिटेन के 50 से ज्यादा सांसदों ने ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखकर पीओके में हालात को चिंताजनक बताया। ब्रिटिश सरकार से अपील की है पीओके के हालात पर ध्यान देना चाहिए। सांसदों ने अपनी चिट्ठी में चिंता जाहिर की। पीओके में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी गई हैं। जेएसी के नेताओं और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। कर्फ्यू और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी मूल के लोग अपने परिवार वालों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनमें डर और चिंता बढ़ गई है। इसलिए इन सांसदों ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि वो पाकिस्तान से पूछे कि आखिर वहां क्या हो रहा है। इन सांसदों ने अपनी सरकार से मांग की पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए कि वो लोगों के दमन को रोके, इंटरनेट और फोन सेवाएं बहाल की जाए और मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। मित्रों, पाकिस्तान को ब्रिटेन के सांसदों की खुली चिट्ठी के बाद शर्मिंदा होना चाहिए था। यह नरसंहार रोक देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश सांसदों की टिप्पणियों को अनुचित और गलत जानकारी पर आधारित बताया। इसे पाकिस्तान के आंतरिक मामले में दखलंदाजी बताया और ब्रिटेन के कश्मीरी डायस्पोरा को चेतावनी दी है, यानी पीओके के उन लोगों को धमकाया है जो ब्रिटेन में रहकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। मित्रों, पाकिस्तान पीओके के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इस सच्चाई को नहीं बदल सकते कि उसने कश्मीर पर अवैध कब्जा किया है। आज भारत ने भी वैश्विक समुदाय से पीओके में चल रहे नरसंहार पर पाकिस्तान की जवाबदेही तय करने की अपील की। एक चीज मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूँ कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जो वहाँ बर्बरता हो रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है और ये हमारी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अपने अत्याचारों के लिए उसको जवाबदेही ठहराएगा। मित्रों, पाकिस्तान जिस कश्मीर पर कब्जा करके वहां नरसंहार कर रहा है वो भारत का अभिन्न अंग है। भारत ने एक बार फिर से ये बात पाकिस्तान को याद दिलाई। इस नरसंहार पर दुनिया को प्रतिक्रिया देने को कहा। ब्रिटेन जैसे देशों से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज भी उठी, लेकिन ग्लोबल मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में नरसंहार पर अब तक खामोश हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर प्रोपेगेंडा करना, झूठ बोलना, ये सब पसंद है, लेकिन पीओके में मानवाधिकार का हनन तो छोड़िए, मानवता का जो मर्डर हो रहा है वो भी नहीं दिखाई देता। पीओके के लोगों का हो रहा नरसंहार नहीं दिखाई देता है। आज तिरंगे के साए में कश्मीर किस तरह विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है, इसके बावजूद इन ग्लोबल मानवाधिकार संगठनों ने भारत के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा किया है। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय 2018 और 2019 में कश्मीर पर उसने 2 रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए, लेकिन यूएन का यह मानवाधिकार विभाग पीओके पर आंखों पे पट्टी बांधकर सो गया है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए 43 पन्नों की रिपोर्ट बना दी गई जिसे भारत सरकार ने खारिज किया, लेकिन पिछले 72 घंटे से जो कुछ पीओके में चल रहा है उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल चुप्पी है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले तथाकथित संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के लिए बार बार रिपोर्ट निकाली। इसमें एक रिपोर्ट का शीर्षक था वी आर बीइंग पनिश्ड बाय द लॉ।
इस रिपोर्ट में भारत सरकार पर असहमति को कुचलने का आरोप लगाया गया। अमेरिका से काम करने वाली ह्यूमन राइट्स वॉच ने जुलाई 2024 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें आरोप लगाया कि भारतीय सुरक्षा बल लोगों को मनमाने तरीके से हिरासत में रख रहे हैं, लेकिन यह संगठन भी पीओके पर खामोश है, सबको सांप सूंघ गया है। इन्हें शायद डर लग रहा हो कि कहीं इनके वैचारिक मित्र पाकिस्तान की असलियत सबके सामने ना आ जाए। मित्रों, इस एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य ऑफिस लंदन में है, जहां पर आज पीओके के लोग चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि पीओके के लोगों को मारा जा रहा है। जो तस्वीरें हमने अभी डीएनए में आपको दिखाई वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास भी पहुंची होंगी। अब तो ब्रिटिश सांसद भी पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल के कर्ता धर्ताओं की जुबान और कलम से एक शब्द नहीं निकला। पीओके में जो लोग आटा मांग रहे हैं, जो लोग बिजली मांग रहे हैं, उनको गोली मारी जा रही है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इन ग्लोबल मानवाधिकार संगठनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, सवाल ओआईसी पर भी उठता है। 57 मुस्लिम देशों का यह संगठन हर साल भारतीय कश्मीर पर प्रस्ताव पास करता है, लेकिन उसने आज तक पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के मुसलमानों पर पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी की निंदा क्यों नहीं की? जो एमनेस्टी श्रीनगर पर रिपोर्ट निकालती है, उसके पास रावलाकोट और मुजफ्फराबाद की गोलीबारी पर उतनी ही विस्तृत जमीनी रिपोर्ट क्यों नहीं है? मित्रों, ये आज पीओके की तस्वीर इन संगठनों की नीयत पर बहुत बड़ा सवाल उठा रही है, क्योंकि जहां विकास है वहां को लेकर ये संस्थाएं प्रोपेगेंडा करती हैं और जहां विनाश हो रहा है वहां इनकी आंखें बंद हैं। जम्मू कश्मीर में 2018 में जहां एमबीबीएस की केवल 500 सीटें थी, वहीं आज 12 मेडिकल कॉलेजों में करीब 1525 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। इसके विपरीत गिलगिट बाल्टिस्तान में उच्च शिक्षा और मेडिकल ढांचा अभी भी सीमित है। पूरे क्षेत्र में केवल 2 विश्वविद्यालय हैं। पर्यटन के मोर्चे पर भारतीय जम्मू कश्मीर ने 2024 में लगभग 2 करोड़ 36 लाख पर्यटकों का स्वागत कर नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था, होटल उद्योग और रोजगार को बड़ा लाभ मिला। दूसरी ओर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में पर्यटकों की संख्या इसके आसपास भी नहीं पहुंची। पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 2000 से ज्यादा नई औद्योगिक इकाइयां शुरू हुई और लगभग 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इसके विपरीत पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कोई औद्योगिक इकाई नहीं लगी। मित्रों, ये सारी बातें अब पीओके के लोगों को पता है और जिस तरीके का जुल्म सितम पाकिस्तान की फौजों ने शुरू किया है, उसके बाद भारत के रक्षा मंत्री का वो बयान बार बार याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था पीओके खुद भारत के पास आएगा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एली विजेल ने कहा है कि तटस्थता हमेशा उत्पीड़क की मदद करती है, पीड़ित की नहीं। चुप्पी अत्याचारी को प्रोत्साहित करती है, पीड़ित को नहीं। कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की पीड़ा पर दुनिया भर के तथाकथित स्वयंभू मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मौन पाकिस्तान की क्रूर फौज को ऑक्सीजन दे रहा है। इसी तरीके का नतीजा है कि कश्मीर के एक हिस्से में तबाही मची हुई है, जबकि दूसरे हिस्से में तरक्की की नई कहानी लिखी जा रही है। सरहद के उस पार अधिकार मांगने पर गोलियां चलाई जा रही हैं, तो इस पार विकास पहाड़ों को चीरकर नए रास्ते बना रहा है। पीओके में पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए टेरर टनल बना रहा है और भारत जम्मू कश्मीर में विकास की टनल बना रहा है। मित्रों, जम्मू कश्मीर में आज एशिया की सबसे बड़ी टनल एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ गई। यह टनल न सिर्फ विश्व की सबसे ऊंची टनलों में से एक है, बल्कि सामरिक, रणनीतिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने कहा था कि एक आधुनिक और विशाल हाईवे सिस्टम केवल यात्रा को आसान बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और नागरिकों की एकता को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भी होता है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला टनल बनाई गई है। आज जोजिला टनल में अंतिम और ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया गया। सुरंग के अंतिम 2.5 मीटर हिस्से को विस्फोट के जरिए हटाकर दोनों सिरों को पूरी तरह जोड़ दिया गया। कारगिल छोर पर हुए इस ऐतिहासिक ब्लास्ट के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। अब सुरंग की खुदाई का कार्य आधिकारिक रूप से 100% पूरा हो गया है। अब सुरंग के भीतर कंक्रीट लाइनिंग, फिनिशिंग और विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों को स्थापित करने का काम किया जाएगा। इसके बाद फरवरी 2028 तक इसे पूरी तरह चालू करने की तैयारी है। हालांकि आपातकालीन परिस्थितियों में सेना अभी भी इस सुरंग के जरिए
आर पार आवाजाही कर सकती है। मित्रों, समुद्री तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनी इस सुरंग के शुरू होने से क्या क्या बदलाव आएगा, अब इसे समझिए। सबसे पहली बात, 13 किलोमीटर से अधिक लंबी इस सुरंग के बन जाने से 3.5 घंटे का रास्ता सिमटकर महज 15 से 20 मिनट का रह जाएगा। यानी श्रीनगर से लेह की यात्रा 5 घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी। हर साल भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रा 5 से 6 महीने तक बंद रहता था, लेकिन अब यह साल भर खुला रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सीमा पर सैन्य जरूरतें पड़ने पर आवश्यक संसाधनों और सुरक्षा बलों की तैनाती बिना किसी बाधा के की जा सकेगी। सेना अब कड़ाके की सर्दियों में भी भारी हथियारों, रसद और सैनिकों की आवाजाही निर्बाध रूप से कर सकेगी। जोजिला दर्रे पर हर साल भारी बर्फबारी और फिसलन के कारण गंभीर सड़क हादसे होते थे। इस टनल के बनने से दुर्घटनाओं का जोखिम काफी हद तक कम हो जाएगा। लद्दाख अब एक ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा, जिससे होटल उद्योग, परिवहन क्षेत्र और स्थानीय व्यापारियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। जाहिर है, जोजिला टनल केवल पत्थरों को काटकर बनाया गया एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये पहाड़ों के सीने पर लिखा गया नए भारत का संकल्प पत्र है। ये उद्घोष करता है कि अब भारत की रफ्तार को ना मौसम रोक सकता है और ना ही भूगोल। आज जब यह ऐतिहासिक क्षण आया, तब हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद थे। उन्होंने टनल के अंदर से एक रिपोर्ट बनाई है, वो आज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। जोजिला टनल के भीतर चल रहे हैं और मैं आपको बता दूं, ये जोजिला टनल दुनिया की सबसे ऊंची टनल है जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। ये टनल जो है अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा शाहकार है, क्योंकि 7 साल में अनथक दिन रात काम करने के बाद आखिरकार ये सपना सच हुआ है। तापमान -20 से 30 के करीब जाता है, जहां बर्फबारी जो है लगभग 20 से ज़्यादा फीट की होती है और उसके अलावा यहाँ 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चलती है। उसमें ये टनल जो है बनाया गया है और कहीं न कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शाहकार है। मित्रों, ये टनल सिर्फ 2 भौगोलिक क्षेत्रों का मिलन नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का साक्षात चमत्कार है। ये सिर्फ पत्थरों की सुरंग नहीं है, बल्कि इसे आप सशक्त और सुरक्षित भारत के सुनहरे भविष्य का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। कश्मीर में विकास को परिभाषित करने वाली इस सुरंग को बनाने में भारतीयों ने अपनी पूरी क्षमता, कौशल और प्रतिबद्धता लगा दी है। इंजीनियर्स और श्रमिकों ने -35 डिग्री सेल्सियस में काम किया। भारी बर्फबारी और लगातार आने वाले बर्फीले तूफानों के खतरों के बीच दिन रात काम करके इस असंभव काम को संभव बनाया। हिमालय की चट्टानें बेहद कच्ची और नाजुक हैं, जहां सुरंग बनाना बेहद जोखिम भरा होता है। इसके लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड और अत्याधुनिक स्मार्ट टनल सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया। डीएनए मित्रों, भूगोल को इतिहास में बदल देना ही असली विकास है। भूगोल बदलकर इतिहास लिखने वाले इंजीनियर्स और श्रमिक क्या कह रहे हैं, अब जरा ध्यान से सुनिए। 14 किलोमीटर टनल लंबी आज तक मैंने खुद भी नहीं बनाई पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस में, और ना ही ऐसी टनल मुझे लगता है एशिया में कभी पहले बनी होगी। यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। वेदर कंडीशन, हार्श वेदर कंडीशन, -40 में काम करना आसान नहीं है। हम इस दिन के लिए वेट कर रहे थे कि हम कब ये अचीव करेंगे कि ब्रेक थ्रू, हम लाइट कब देखेंगे ईस्ट एंड वेस्ट साइड से। हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है ये। यहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी हार्श है, -40 यहाँ का टेम्परेचर जाता है और दिन रात 24/7 यहाँ काम करना एक चैलेंजिंग था और हमारे क्रू ने टारगेट को अचीव किया। हमारा जो एक पोर्शन यहाँ का नॉर्थ का लेह लद्दाख कटा रहता था 6 से 8 महीने तक का साल भर में, आज वो इंटीग्रेट हो रहा है। सुना आपने, जब आत्मशक्ति हो, आत्मविश्वास हो और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हो तो कोई काम असंभव नहीं होता। और ये हम भारतीयों की पहचान है, यही हमारा आधार है। जहां पर यह टनल बनी है, वहीं पर 1947 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा था। इस टनल को बनाते समय दुश्मन मुल्क की नापाक नजर को ध्यान में रखा गया। यही कारण है कि इसमें पहाड़ों को काटकर तुरंत हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और भारी स्टील रॉक बोर्ड से चट्टानों को लॉक कर दिया जाता है।
इस वजह से टनल पर किसी भी भारी बम या मिसाइल विस्फोट का असर नहीं होता। घोड़े की नाल के आकार की इस सुरंग के ऊपर हजारों फीट मोटी चट्टानों का कवच है। आतंकवादियों के पास मौजूद किसी भी पारंपरिक विस्फोटक में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो इस प्राकृतिक कवच को भेद सके। टनल के अंदर की कंक्रीट लाइनिंग को आग और विस्फोट झेलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। मतलब हर दृष्टिकोण से इस टनल को ऐतिहासिक और अभेद्य बनाया गया है। जोजिला सुरंग ये संकेत और संदेश देती है कि भारत पहाड़ों को भी झुकाने की ताकत रखता है। 7,000 करोड़ से भी कम का निवेश, लद्दाख की अर्थव्यवस्था, जम्मू कश्मीर के पर्यटन, भारतीय सेना की तैयारी और करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बदलने वाला है। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में आज ही के दिन तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी। अब चंद घंटों बाद एक नया रिकॉर्ड पीएम मोदी के नाम से जुड़ जाएगा। यह रिकॉर्ड है सर्वाधिक दिनों तक भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का। मित्रों, कैलेंडर में जैसे ही तारीख बदलेगी यानी 10 जून 2026 की तारीख आएगी, पीएम मोदी के नाम यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। इससे पहले यह रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था। पंडित नेहरू का लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कार्यकाल 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक रहा। यानी पंडित नेहरू 4,398 दिन तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। हम बार बार निर्वाचित प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ये आगे बताएंगे। पीएम मोदी 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक अपने कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे कर लेंगे। यानी वो निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा दिन तक पीएम रहने वाले नेता हैं। उनका कार्यकाल अभी जारी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के ठीक बाद से ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो निर्वाचित सरकार के नहीं, अंतरिम सरकार के मुखिया थे। देश में संविधान लागू होने के बाद पहला चुनाव हुआ। निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इसी दिन पंडित नेहरू ने पहली बार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पीएम के तौर पर शपथ ली थी। इसलिए निर्वाचित पीएम के तौर पर उनका कार्यकाल 13 मई 1952 से ही माना जाता है। पीएम मोदी के नाम सिर्फ सबसे ज्यादा दिन तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड ही नहीं होगा, उनके नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जो जनसेवा और देशहित की भावना का साक्ष्य है। मित्रों, पीएम मोदी ने 6 जून 2025 को चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। चेनाब ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। यह एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज ने कश्मीर को पहली बार भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ा। यह दुनिया का सर्वोच्च रेलवे आर्च ब्रिज है। आज ही जोजिला टनल का फाइनल वेक थ्रू इसलिए आया। इस टनल की लंबाई 13 किलोमीटर से ज्यादा है। जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल है, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। यह अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी ऊंची है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। पीएम मोदी के शासन के 12 साल में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश में 34,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। 2014 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से सड़क बन रही थी। 2021 में यह रफ्तार बढ़कर 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। 2014 से 25 तक देश का रोड नेटवर्क 60% बढ़ा है। भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गया है। मित्रों, जनवरी 2024 में पीएम मोदी ने भारत के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। समुद्र के ऊपर बने इस ब्रिज की लंबाई लगभग 22 किलोमीटर। रोहतांग की अटल टनल विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इसकी लंबाई करीब 9 किलोमीटर है। ये 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बनी है। पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया था। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भी पीएम मोदी के कार्यकाल में बना। धोला सादिया ब्रिज असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसकी लंबाई 9 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना रहे हैं और कांग्रेस पिछले 1 दशक से लगातार ज्यादातर चुनाव हार रही है। न सिर्फ हार रही है, बल्कि आज तो राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के एक उम्मीदवार का नामांकन भी रद्द हो गया। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या कह रही है। कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस कैंडिडेट ने जो छल किया था ये उसी का नतीजा है। कांग्रेस और बीजेपी के इस शाब्दिक युद्ध के बीच अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों। मित्रों, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को अपना कैंडिडेट बनाया था। 8 जून को उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से ये शिकायत कर दी कि मीनाक्षी ने नामांकन फॉर्म में आपराधिक मामले को छिपाया है। बीजेपी का आरोप है कि हैदराबाद की एक अदालत में उनके खिलाफ मामला लंबित है। इस शिकायत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें नोटिस देकर
9 जून को शाम 5:30 बजे तक जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन मीनाक्षी नटराजन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने अपनी जांच में जानकारी को छिपाने का दोषी पाने के बाद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया। जैसे ही मीनाक्षी का नामांकन रद्द हुआ, वैसे ही कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस के नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। दफ्तर के अंदर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, गेट बंद था। कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के गेट पर ही बैठ गए। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पुलिस में बहस हो गई। हम आपको सुनाते हैं कि कैसे पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच बहस हुई। क्या है यार, आप लोग क्या कर रहे हो? मैं MP हूँ यार, मैं मंत्री रह चुका हूँ। हम याचिका लेकर जा रहे हैं। अरे यार, हमने दिया है, ईमेल किया है, हम याचिका देने के लिए आए हैं। कोई धरना तो नहीं दे रहे। अरे कोई धरना तो नहीं दे रहे हम लोग, कोई ना तो होगा। इस बहस के बाद जयराम रमेश, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और KC वेणुगोपाल जैसे दिग्गज नेता वहीं बैठ गए। कांग्रेस ने फैसले को गलत बताते हुए कहा कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और उन्हें केवल अदालत का एक नोटिस मिला था। कांग्रेस नेताओं ने जानबूझकर नामांकन रद्द करने का आरोप लगाया। अब आपको कांग्रेस नेताओं के आरोप भी सुनने चाहिए। छोटे मोटे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उस पे निर्वाचन आयोग किसी के नामांकन को रद्द नहीं कर सकता, और हमारी उम्मीदवार के ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है। एक नोटिस कोई आया होगा, उसके आधार पर आप राज्यसभा का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ है। कांग्रेस के नेता जब थोड़ी देर धरने पर बैठे, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने गेट खोला। जयराम रमेश, भूपेश बघेल, KC वेणुगोपाल गेट के अंदर गए। वहां पर उन्होंने एक सुरक्षाकर्मी को अपनी याचिका सौंपी और फिर लौट गए। कांग्रेस के नेता कल दोपहर चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अगर मीनाक्षी नटराजन चुनावी रेस से बाहर होती हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए राज्यसभा सीट जीतने की एक उम्मीद खत्म हो जाएगी। तीनों सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध रूप से जीत जाएंगे। मित्रों, मीनाक्षी नटराजन की जीत पक्की करने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट कर रही थी, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधायकों को लेकर जा रहा विमान रनवे पर लौट आया। कांग्रेस इसे साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है उन्हें हार का डर था, इसीलिए जानकारी छिपाई थी। अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेके बेंगलोर गया है। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। मित्रों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी के 2 उम्मीदवारों की जीत पक्की है। उसके बाद भी उसके पास 48 वोट बच रहे थे। कांग्रेस के पास 64 वोट हैं, जबकि तीसरी सीट पर अपनी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को जिताने के लिए कांग्रेस को सिर्फ 58 वोटों की जरूरत थी। इसीलिए मीनाक्षी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन मीनाक्षी की एक गलती से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यह गलती नहीं। तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि चौथा विश्व युद्ध डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टीन ने बयान दूसरे विश्व युद्ध में एटम बम के इस्तेमाल से हुए नुकसान को देखने के बाद दिया था। हम सब जानते हैं कि परमाणु हथियार दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद ऐसे हथियारों का जखीरा बढ़ रहा है। इस परमाणु रेस को समझने के लिए आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और रूस जैसी शक्तियों ने अपने परमाणु हथियारों की तादाद को स्थिर रखा है, लेकिन कुछ देशों ने तेजी से एटमी हथियारों का जखीरा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में सबसे आगे चीन है। वर्ष 2025 में चीन के पास 600 एटमी हथियार होने का अनुमान था। 2026 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा बढ़कर 620 हो गया है। यानी चीन ने एक साल के अंदर 20 या उससे ज्यादा एटमी हथियार बना लिए। एटमी हथियार की तादाद बढ़ाने के मामले में दूसरे नंबर पर उत्तर कोरिया है। पिछली रिपोर्ट में उत्तर कोरिया के पास 60 परमाणु हथियार बताए गए थे। इस साल आंकड़ा उतना ही है, लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 30 नए एटमी हथियार बनाने के लिए जरूरी संवर्धित यूरेनियम जुटा लिया है। जिन 2 देशों ने तेजी से अपने परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ाई है, उनके नेता अब से कुछ घंटे पहले मुलाकात कर चुके हैं। 8 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया पहुंचे थे।
किम जोंग से मुलाकात करके वो आज ही चीन लौटे हैं। किम जोंग से मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने उत्तर कोरिया को मिलिट्री सहयोग जारी रखने का दावा किया था। यह दावा बताता है कि जिनपिंग ने न सिर्फ अपनी धरती बल्कि उत्तर कोरिया की धरती से भी दुनिया पर परमाणु खतरे का स्तर बढ़ाया। परमाणु रेस को चीन ने कितना डेंजरस बना दिया, यह भी आपको समझने की जरूरत है। चीन ने अपना पहला एटम बम 1964 में बनाया था। अगले 46 सालों में चीन ने अपने एटमी वॉरहेड्स की तादाद को 350 तक पहुंचाया। इस लिहाज से चीन हर साल तकरीबन 8 एटमी हथियार बना रहा था। वर्ष 2010 में शी जिनपिंग को चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की कमान मिली और तभी से चीन की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़ा बदलाव आ गया। 2010 के बाद अगले 16 सालों में चीन ने 270 नए एटमी हथियार बना डाले। औसत के लिहाज से यह आंकड़ा 17 हथियार प्रति वर्ष आता है। यह गुणागणित बताता है कि जिनपिंग का प्रभाव बढ़ने से चीन के एटमी हथियार बनाने की गति 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई। शी जिनपिंग और किम जोंग जैसे किरदारों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा बढ़ाया, लेकिन वो ये नहीं जानते ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि विनाश के दूत हैं। दुनिया में आज जितने न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं वो इस दुनिया के सर्वनाश के लिए काफी हैं। दुनिया में आज 12,000 से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं, 12,000 से ज्यादा। हालांकि सभी हथियारों का एक साथ इस्तेमाल असंभव है, लेकिन अगर बड़ी संख्या में परमाणु हथियार दाग दिए जाते हैं तो दुनिया में आग का तूफान आ सकता है। इन हथियारों से निकली ऊर्जा और वेग शहरों से लेकर जंगलों तक को जला देंगे और आग के शोले तेज हवाओं के साथ उड़ेंगे। इस आग से निकला काला धुआं वातावरण में जमा हो जाएगा। इस काले धुएं की वजह से धरती के 90% हिस्से पर 1 से 1.5 साल तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी। इन एटमी हथियारों से जो रेडिएशन निकलेगी उससे रिकवरी करने में धरती की सतह को 300 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, रेडिएशन के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों के डीएनए को 90% तक का नुकसान होगा। मित्रों, एटमी ताकत का यह अंधा जुनून न सिर्फ विनाश ला सकता है बल्कि यह दूसरे देशों को भी परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है। सिप्री की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत ने भी अपने एटमी वॉरहेड्स की तादाद बढ़ाई है। भारत ने पिछले 1 साल में कुछ नए परमाणु हथियारों का निर्माण किया है। वर्ष 2025 में जो आकलन किया गया था उसके मुताबिक भारत के पास 180 से 190 तक एटमी हथियार बताए गए थे, जबकि 2026 की रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास 190 एटमी हथियार होने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि सिप्री की यह रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि भारत के परमाणु हथियार बढ़ने की वजह सिर्फ चीन है। चीन ने अपने हथियार बढ़ाए तो अपनी सुरक्षा के लिए भारत भी एटमी हथियार बढ़ाने के लिए मजबूर हुआ है। यानी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा दक्षिण एशिया को धरती का एक ऐसा हिस्सा बना रही है जहां एटमी हथियारों की तादाद बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि आपके अंदर सवाल उठ रहा हो, जब चीन अपने एटमी हथियार बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा। मित्रों, ऐसा नहीं कि हमारा पड़ोसी सुधर गया है या उसकी नीयत में बदलाव आ गया है। सच यह है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है यूरेनियम की कमी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से पाकिस्तान यूरेनियम नहीं खरीद पा रहा, जबकि पाकिस्तान की धरती में यूरेनियम बहुत सीमित मात्रा में मौजूद है। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चुनौती है आधुनिक मिसाइल सिस्टम। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार दागने के लिए पुरानी मिसाइलें हैं। जो नई मिसाइल पाकिस्तान में बनाई गई है वो एटमी हथियार दागने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान की तीसरी चुनौती है वो कंगाली, जिससे पाकिस्तान पिछले 2 दशक से जूझ रहा है। फंडिंग के अभाव में पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मित्रों, परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है ये जानने के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के एक टिप्पणी को समझना चाहिए। गुटेरेस ने कहा था, आज मानवता और परमाणु विनाश के बीच सिर्फ एक गलतफहमी की दूरी है। अगर कोई भी पक्ष गलतफहमी का शिकार होगा तो परमाणु विनाश तय। मित्रों, हमारी अगली खबर भारतीय शौर्य के प्रतीक और हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जुड़ी हुई है। हमारा यह विश्लेषण आपको गौरवान्वित महसूस कराएगा, क्योंकि अब भारत के मित्र देश इजराइल ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को सम्मान देने का फैसला किया है। इजराइल की सरकार ने घोषणा की है कि इजराइल की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस प्रतिमा का निर्माण भारत में ही होगा। निर्माण के बाद प्रतिमा को इजराइल भेजा जाएगा। शिवाजी महाराज से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और शिवाजी महाराज के प्रति भारतीय मानस के समर्पण और सम्मान को समझने के लिए इजराइल के विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र सरकार से मदद मांगी थी। महाराष्ट्र की सरकार ने इस प्रोजेक्ट में जरूरी सहयोग देने पर हामी भर दी।
हम भारत में ही प्रतिमा का निर्माण कराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान सांस्कृतिक विरासत को साझा करने पर सहमति बनी थी। इसी वजह से हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करने का फैसला किया है। जैसा कि आपने सुना, इस प्रतिमा के जरिए इजराइल और भारत एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत को साझा करना चाहते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पीछे वजह सिर्फ सांस्कृतिक विरासत तक सीमित नहीं। इसके पीछे दो बड़ी वजह और भी हैं। पहली वजह है छत्रपति का यहूदियों से संबंध और दूसरी वजह है छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान। अब हम आपको इन्हीं कारणों से जुड़ा इतिहास बताने जा रहे हैं। मित्रों, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आज भी यहूदी रहते हैं। इन्हें बेने इजराइल यानी इजराइल के बेटे कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में व्यापार के सिलसिले में इनके पूर्वज भारत आए थे और फिर यहीं बस गए। 17वीं शताब्दी में जब हिंदवी स्वराज का स्वप्न साकार होने लगा, तब बेने इजराइल समुदाय के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के संपर्क में आए। शिवाजी महाराज ने इनके रणकौशल को पहचाना। इस समुदाय के योद्धाओं को मराठा सेनाओं में अवसर दिया। अरोन चुरिकर और अब्राहम जैसे बेने इजराइल समुदाय के योद्धाओं ने शिवाजी महाराज के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध भी जीते थे। इजराइल की स्थापना के बाद बेने इजराइल समुदाय के कई लोग वापस चले गए। इन्हीं लोगों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा भी इजराइल पहुंच गई थी। बेने इजराइल समुदाय न सिर्फ शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा बल्कि शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र की संस्कृति को भी अपने साथ इजराइल ले गया था। इजराइल के जिन क्षेत्रों में बेने इजराइल समुदाय रहता है, वहां आज भी जूडियो मराठी भाषा बोली जाती है। ये मराठी और यहूदियों की हिब्रू भाषा का मिश्रण है। महाराष्ट्र की तरह इनके घरों में आज भी कीर्तन गाए जाते हैं। इन कीर्तनों में मृदंग और मंजीरे बजाए जाते हैं। इतना ही नहीं, आज भी ये लोग यहूदियों के त्योहार मनाते हैं, लेकिन मिष्ठान के तौर पर मलीदा ही बनाते हैं। महाराष्ट्र की तरह इन व्यंजन में भी नारियल, शक्कर और फलों का इस्तेमाल किया जाता है। शौर्य और संस्कृति की इसी विरासत की वजह से आज भी इजराइल उस सम्मान को याद रखता है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बेने इजराइल समुदाय को दिया था। शिवाजी के प्रति इजराइल के सम्मान की एक और तस्वीर आपको इजराइल के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में देखने को मिल जाएगी। इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी में भारतीय इतिहास पर अलग से डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में जो कोर्स पढ़ाया जाता है उसमें मराठा इतिहास और राजनीति पर महत्वपूर्ण अध्याय शामिल किए गए। इन कोर्सेज में शिवाजी महाराज के करीब रहे बेने इजराइल समुदाय पर भी रिसर्च की जाती है। डीएनए मित्रों, इजराइल का यहूदी समुदाय एक और वजह से शिवाजी महाराज से नजदीकी को महसूस करता है। ये वजह है अपनी धरती के लिए संघर्ष। यहूदी मानते हैं कि जिस तरह शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए मुगलों के साथ लंबी लड़ाई लड़ी थी, इसी तरह यहूदियों ने भी अपनी धरती के लिए पहले 1948 में लड़ाई लड़ी। देश की स्थापना के बाद भी बड़ी अरब सेनाओं से इजराइल ने टक्कर ली। जब इजरायली दल ने महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों को प्रतिमा से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया था, तब भी शिवाजी महाराज और यहूदियों के संघर्ष का जिक्र हुआ था। और अब हम आस्था में लोभ और शिरडी में साईं भक्तों के साथ हो रहे छल का डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए मित्रों, शिरडी में साईं भक्तों से ठगी हो रही है। धन के लालच में कुछ व्यापारी श्रद्धालुओं को अशुद्ध फंगस लगा पेड़ा बेच रहे हैं। साईं भक्तों को पेड़े के नाम पर दूषित मिठाई के पैकेट बेचे जा रहे हैं। ये पाप साईं मंदिर के पास प्रसाद और फूल माला की दुकानों पर हो रहा है। मित्रों, पेड़े के पैकेट पर FDA अप्रूव तो छपा है, लेकिन ना तो पेड़ा बनाने वाली कंपनी की जानकारी दी गई है, ना ही ये छपा है कि ये पेड़ा कब बनाकर पैक किया गया और इसकी एक्सपायरी डेट कब है। मित्रों, इन तस्वीरों को एक बार हम आपको न्यूज वॉल पर दिखा देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि स्वार्थ ही संसार का सबसे बड़ा पाप है, और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये वही स्वार्थ है, और स्वार्थ में ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। कैसे, ये देखिए, पेड़े, फंगस लगे पेड़े बेचे जा रहे हैं। इन पैकेट्स पर ना तो किसी कंपनी का नाम है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है। मित्रों, लाभ वाले स्वार्थ में डूबे दुकानदार साईं मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को ठगने का पाप कर रहे हैं। पेड़ा दूध से बनता है। दूध से बना सामान अगर सही तरीके से नहीं रखा जाए तो जल्द खराब हो जाता है। सोचिए, खुले आसमान के नीचे 45 डिग्री तापमान में जो पेड़ा बेचा जा रहा है वो कितना शुद्ध होगा। ये श्रद्धालुओं की आस्था के साथ ही उनकी सेहत से भी खिलवाड़ है। ये प्री पैकेज्ड फूड के लिए तय नियमों की अनदेखी है। नियम के मुताबिक प्री पैकेज्ड फूड पर निर्माता का नाम और पूरा पता लिखा जाना अनिवार्य है, लेकिन शिरडी में बेचे जा रहे पेड़े के पैकेट पर निर्माता का नाम नहीं लिखा है। पैकेट पर FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य है। पेड़े के पैकेट पर यह भी नहीं लिखा है। पैकेट पर बैच और लॉट नंबर भी छापना अनिवार्य है। पेड़े के पैकेट पर यह भी नहीं लिखा है। पैकेट पर निर्माण की तारीख यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट
एक्सपायरी, बेस्ट बिफोर, यूज बाय डेट लिखा जाना अनिवार्य है। ये छापना सबसे जरूरी है, लेकिन शिरडी में बेचे जा रहे पेड़े के पैकेट पर यह जरूरी जानकारी भी नहीं छापी गई। शिरडी में साईं मंदिर के बाहर प्रसाद के नाम पर पेड़े का जो पैकेट बेचे जा रहा है, उसकी पैकेजिंग में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। मित्रों, जानते हैं FSSAI की एक्ट के तहत यह अपराध है। इस अपराध के लिए 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन शिरडी में मुनाफे वाले लालच का यह व्यापार खुलेआम चल रहा है। मित्रों, शिरडी में रोजाना औसतन 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। रोज औसतन 5 करोड़ से ज्यादा फूल और प्रसाद का कारोबार होता है। सोचिए, भक्तों की आस्था में मिलावट कर कितना मुनाफा कमाया जा रहा है। मित्रों, आस्तिकों के साथ हो रहे इस छल से साईं भक्त आक्रोशित हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दिन के उजाले में सबके सामने श्रद्धालुओं से हो रही ठगी पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। शिरडी नगर परिषद और अहिल्यानगर खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की चुप्पी पर सवाल उठने लगे तो खाद्य और औषधि विभाग के अधिकारी एक्शन में आए और फफूंदी लगा पेड़ा बेच रहे दुकानदारों पर छापेमारी शुरू कर दी। यहाँ पे इंस्पेक्शन किया है, कुछ बॉक्सेस ऐसे पेड़ के, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और यूज बाय डेट नहीं लिखी। बाकी यहाँ पे कई जगह लिखी हुई है, तो जहाँ पे नहीं लिखी वहाँ पे हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उसके सैंपल, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, क्वालिटी की वजह से भी हम सैंपल पे लेंगे और वो लैब को टेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा। उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम आगे प्रोसेस करेंगे। डीएनए में अबाज का संदेश हमेशा याद रखिए, यदि मन में भय को स्थान देंगे तो वो सीमाएं मल्टीप्लाई करेगा। यदि विश्वास को स्थान देंगे तो वो संभावनाएं मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए अपने मन को समस्याओं का घर नहीं, संभावनाओं का जन्म स्थान बनाइए।